कोआगुलोपैथीज को हमने डिस्कस करना है, तो हमारे पास कोआगुलोपैथीज ऐसी कंडीशन होगी कि जिसमें या तो एबनॉर्मल कोआगुलेशन हो जाएगी बॉडी में, या हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है कि एक्सेस ब्लीडिंग, कि ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो कोआगुलोपैथीज को अगर हम कैटेगराइज करें तो मेनली हमारे पास थ्री टाइप्स हैं मेन कोआगुलोपैथी, जो सारी की सारी हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास टाइप होती है एबनॉर्मल कोआगुलेशन फैक्टर, कि अगर किसी बंदे की बॉडी में कोआगुलेशन फैक्टर जो है ना वो आपके पास एबनॉर्मल है, ठीक है, मतलब कि वो कम है, उनकी डेफिशिएंसी है, तो ये कोआगुलोपैथी काज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हो सकता है कि एबनॉर्मल प्लेटलेट। ठीक है जी, दो बातें हमने कर ली कि या तो प्लेटलेट की वजह से कोआगुलोपैथीज हो सकती हैं या कोआगुलेशन फैक्टर की वजह से, और कुछ हमारे पास ऐसी डिजीजेज होंगी जो कि आपके पास मिक्स्ड डिसऑर्डर में हम उसको कैटेगराइज करेंगे। इसका क्या मतलब है कि ऐसे पेशेंट में दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, कि मतलब कि उसकी बॉडी में एबनॉर्मल प्लेटलेट है और उसके साथ साथ आपके पास कोआगुलेशन फैक्टर जो है वो दोनों ही एबनॉर्मल है। ठीक है, इन सब को हम कैटेगराइज करते हैं कि हमारे पास कोआगुलेशन फैक्टर जो हैं वो अगर हमारे पास सिर्फ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास डिजीज होगी उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है जी, ये हमारे पास डिजीज होती है। और इसके अलावा जो आपके पास विटामिन के है, ये अगर आपके पास सही से काम नहीं करेगा तो ये भी मेनली इन्वॉल्व होता है कोआगुलेशन फैक्टर की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी, तो ये जो डिजीज हैं वो आपके पास कैटेगराइज्ड हो गई एबनॉर्मल कोआगुलेशन फैक्टर की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबनॉर्मल प्लेटलेट, कि अगर जो प्लेटलेट हैं उनमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो आपके पास कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। सबसे पहले आपके पास बर्नार्ड सोलियर, बर्नार्ड सोलियर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंसमैन, ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। नेक्स्ट हमारे पास टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। और नेक्स्ट हमारे पास डिजीज हो सकती है यूरीमिया, यूरीमिया। और हमारे पास एक सिंड्रोम होता है जो कि इसी को इन्वॉल्व करता है, हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम, इसी कैटेगरी में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिजीज जो होंगी वो एबनॉर्मल प्लेटलेट की वजह से कोगुलोपैथीज करवाएंगी। नेक्स्ट ऐसी डिजीज जो कि दोनों को इन्वॉल्व करती हैं, कि इसमें आपके पास कोगुलेशन फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा और साथ आपके पास जो प्लेटलेट है वो भी इन्वॉल्व होंगी। तो इसमें आपके पास जो मेन डिजीज है वो आपके पास डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, एंड प्लस आपके पास वॉन विलिब्रंड फैक्टर डिजीज। ठीक है जी, तो ये आज हमारा जो आप हमारा आज का लेक्चर है ना, तो मेनली इनके अराउंड रिवॉल्व करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमने मेन जो दो प्रोडक्ट है ना हमारे पास, या तो हमारे पास प्लेटलेट है, ठीक है, या हमारे पास है कोआगुलेशन फैक्टर। तो हमने डिफरेंशिएट करना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम डिजीज को याद करेंगे, हमारा मकसद ये है कि हम एक्सक्लूड करें और हमें पता लग जाए जब साइन एंड सिम्टम्स आए कि ये कौन सी डिजीज है। ठीक है, तो अगर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं, मतलब कि जैसे वो आपके पास प्रेजेंट कर रहा है मिकोजल ब्लीडिंग के साथ, मिकोजल ब्लीडिंग, ठीक है, और फर्दर आपके पास एपिस्टेक्सिस, इसको हम बोलते हैं कि नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, ठीक है। और फर्दर आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं मेनोरेजिया, मेनोरेजिया मींस एक्सेस मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग, ठीक है। तो अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो वो आपके पास ये जो डिजीज की काज होगी वो आपके पास होगी प्लेटलेट एबनॉर्मेलिटी, कि अगर पेशेंट के प्लेटलेट खराब है ना तो उसको ये सिम्टम्स नजर आएंगे, इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अगर उस पेशेंट की कोआगुलेशन फैक्टर जो है वो एबनॉर्मल है, कोआगुलेशन फैक्टर की एबनॉर्मेलिटी है, तो वो आपके पास पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा वो आपके पास प्रेजेंट करेगा जॉइंट ब्लीडिंग, जॉइंट ब्लीडिंग, एंड प्लस डीप टिश्यू ब्लीडिंग, डीप टिश्यू ब्लीडिंग, ठीक है जी, और प्लस ब्रूजिंग। ये आपके पास इस तरह से मेन डिफरेंशियल हमने कर लिया। और ज्यादा मैं आपको बताता हूं कि जॉइंट ब्लीडिंग मतलब कि आपके पास अगर कोआगुलेशन फैक्टर जो है ना, जैसे कि जो कि लीवर से बनते हैं, फैक्टर 12 है, फैक्टर 11 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 10 है, फैक्टर 2 है, 1 है, ये जितने भी कोआगुलेशन फैक्टर हैं अगर इनमें से किसी की एबनॉर्मेलिटी होगी तो सबसे पहले वो ये नहीं बताएगा कि इसकी एबनॉर्मेलिटी है, वो आपके पास सिनेरियो में कहेगा कि पेशेंट के जॉइंट ब्लीडिंग है, हिमार्थरोसिस है, इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, हिमार्थरोसिस को बोलते हैं, हिमार्थरोसिस, जॉइंट ब्लीडिंग है, डीप टिश्यू ब्लीडिंग एंड ब्रूजिंग है। और अगर
प्लेटलेट की एबनॉर्मेलिटी है, किसी पेशेंट के जो प्लेटलेट हैं वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे, तो पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन होगी ना वो आपके पास नॉर्मल सुपरफिशियल होगी कि मिकोजल ब्लीडिंग है उसकी, ठीक है। तो उसके अलावा आपके पास नोज ब्लीडिंग है, एपिस्टैक्सिस है, ये मेनोरेजिया। तो ये आपके पास डिफरेंशियल एक बात हमें पता चल गई कि प्लेटलेट डिजीजेज हैं, तो इन सब डिजीजेज में जो पेशेंट के सिम्टम होंगे वो कौन से होंगे, नोज ब्लीडिंग के साथ, एपिस्टैक्सिस और मेनोरेजिया के साथ, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है वो कोआगुलेशन फैक्टर एबनॉर्मल उसके हैं, तो ये जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो डीप टिश्यू ब्लीडिंग और जॉइंट ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास, ये तो हमने बात कर ली, अगर प्लेटलेट की एबनॉर्मेलिटी हमने देखनी है तो इसके लिए हमारे पास टेस्ट होता है जिसमें हम काउंट करते हैं ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हल्का सा इंसिजन कट लगाते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल स्किन पे कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद हम पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम काउंट करते हैं। अगर तो आपके पास नॉर्मल से एक्सीड कर चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो पेशेंट है उसका ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज है। और अगर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा तो ये टेस्ट आपके पास कंफर्मेटरी होता है प्लेटलेट की एबनॉर्मेलिटी के लिए। प्लेटलेट की एबनॉर्मेलिटी, अगर ब्लीडिंग टाइम किसी बंदे का इंक्रीज हो रहा है, और इसका डायग्नोस्टिक मेथड क्या है कि हमने किसी पेशेंट को हल्का सा काट लगाया, ठीक है, सुपरफिशियल स्किन के ऊपर, और एबनॉर्मल सॉरी उसके ब्लीडिंग टाइम को काउंट किया, ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि प्लेटलेट एबनॉर्मेलिटी है। अब हम बात कर लेते हैं कोआगुलेशन फैक्टर। तो कोआगुलेशन फैक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले पहले हम थोड़ा सा लिखेंगे कि कोआगुलेशन फैक्टर आपके पास कौन कौन से होते हैं। एक आपके पास होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक, एंड एक होता है आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये फर्दर आपके पास दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं कॉमन पाथवे में। मतलब कि आपके पास जो 10 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 10A में। अब अगर एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो हमारे पास 7 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 7A में, और 7A आपके पास डायरेक्टली ये जो कॉमन पाथवे इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टिश्यू फैक्टर, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज टिश्यू फैक्टर। तो टिश्यू फैक्टर जो होता है वो आपके पास, अगर ये ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स की जितने भी एंडोथेलियल सेल हैं यहां से ये रिलीज होता है। अगर ये डैमेज हो गई तो जब भी ब्लड वेसल डैमेज होगी तो एंडोथेलियल सेल से टिश्यू फैक्टर जो होता है वो रिलीज हो जाता है, जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर आपके पास डिपेंड कर रहा होता है फैक्टर 12, और फैक्टर 12 आगे जाके कन्वर्ट होगा 12A में, 12A आपके पास कन्वर्ट होगा 11A में, ठीक है जी। और 11A आपके पास क्या करता है, एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 को 9A में। और अब ये 9A जो होगा वो आपके पास फर्दर कॉमन पाथवे में इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पे एक और को फैक्टर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर 8A, ठीक है। तो फैक्टर 8A 9A के साथ मिलके आपके पास फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है तो आपके पास फैक्टर 10A, नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर 2 होता है ना, ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है, एक्सक्यूज मी, अच्छा जी, फैक्टर 2A में कन्वर्ट करता है। और फिर फैक्टर 2A आपके पास क्या करेगा, फैक्टर 1 को कन्वर्ट कर देगा 1A में, ठीक है। तो ये हमारे पास बात थी। अब ये जो 2A है हमारे पास, ये जो था ये था प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन आपके पास कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में। इसी तरह से हमारे पास ये जो फैक्टर 1 होता है इसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन, और ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, ठीक है। अब हमने बात करनी थी कि हमारे पास प्लेटलेट के लिए तो हमने देख लिया कि ब्लीडिंग टाइम को काउंट करेंगे। अगर तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर को हमने डायग्नोज करना है, हमारे पास हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके लिए टेस्ट होता है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 15 सेकेंड। हम क्या करेंगे कि किसी पेशेंट के ब्लड सैंपल लेंगे और उसमें टिश्यू फैक्टर ऐड कर देंगे, ठीक है। और टिश्यू फैक्टर ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि अगर तो 15 सेकंड से पहले पहले प्रेसिपिटेशन हो गई है, ब्लड में क्लॉट बन गए, तो इसका जो पीटी है वो आपके पास नॉर्मल है। अगर पीटी एबनॉर्मल है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पेशेंट है उसका एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा। इसी तरह से इंट्रिंसिक फैक्टर को डायग्नोज करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। हम क्या करेंगे कि हम ब्लड में सिलिका को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, और इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है वो आपके पास है 30 सेकंड, कि 30 सेकंड के अंदर अंदर ये ब्लड की क्लॉट फॉर्मेशन कर देगा। अगर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रही तो इसका ये मतलब है कि आपके पास पीटीटी जो है वो इंक्रीज है। अगर पीटीटी इंक्रीज है
ये क्या बताएगा, और अगर पीटी इंक्रीज है तो ये क्या बताएगा। अगर आपके पास पीटीटी इंक्रीज है तो आपके पास कोआगुलेशन फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर जो है वो काम नहीं कर पा रहा। अब इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, 12 इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। या तो ये काम नहीं कर रहा पीटी इन्वॉल्व, या 11 काम नहीं कर रहा, या 9 काम नहीं कर रहा, या 8 काम नहीं कर रहा, या 10 काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपके पास बाद में कॉमन पाथवे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मेनली आपके पास 12, 11, 9 और 8 ये अगर काम नहीं कर पा रहे तो पीटीटी इंक्रीज है। और अगर पीटी आपके पास इंक्रीज है तो इसका ये मतलब है कि या तो 7 काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली आपके पास 7 ही जो होता है वो आपके पास ज्यादातर इन्वॉल्व नहीं होता। पीटीटी मोस्ट कॉमनली जो आपके पास इंक्रीज होगा ना वो आपके पास लीवर डिजीज में इन्वॉल्व होगा। लीवर डिजीज, हाउ, वाई लीवर डिजीज में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपके पास जितने मैं क्लॉटिंग फैक्टर को मेंशन करूंगा ना वो सारे के सारे आपके लीवर से बन रहे होते हैं। कौन कौन से, फैक्टर 2, फैक्टर 5 इधर इन्वॉल्व होता है, फैक्टर 5, ठीक है जी, फैक्टर 7 और फैक्टर 10, ये सारे के सारे आपके पास जो फैक्टर है ना ये आपके लीवर से बन रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी बंदे का पीटी इंक्रीज है ना तो सबसे पहले आपने जाना है कि ये जो बंदा है वो लीवर डिजीज के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा आपके पास जो एंटीकोगुलेंट फैक्टर होते हैं ना, प्रोटीन सी और एस, वो भी लीवर उसको एक्टिवेट करवाता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन मेन आपने ये जाना है कि आपको पता हो कि अगर किसी पेशेंट का पीटी इंक्रीज है ना तो सबसे पहले आपने किस तरफ जाना है, लीवर की तरफ जाना है। इसके अलावा बाकी भी डिजीज हैं लेकिन उनका कुछ सिनेरियो और होगा। तो अब हमने बात शुरू की थी, हमने कहा था कि आपके पास ब्लीडिंग टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लेटलेट का मसला है, और अगर कोआगुलेशन फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कोआगुलेशन फैक्टर को डायग्नोज करने के लिए हम दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, पीटी एंड पीटीटी। ठीक हो गया, तो यहां तक हमारे पास बात क्लियर हो गई है कि हमने किस तरह से डिजीजेस को एक्सक्लूड करते जाना है। तो अगर नॉर्मल बात है कि पीटी, एक्सक्यूज, आपको जैसे जैसे हम आगे गो थ्रू होते जाएंगे ना तो मैं आपको जब कहूंगा ना कि पीटी बंदे का या पीटीटी इंक्रीज हो रहा है तो आपने फौरी तौर पे समझ जाना है कि मसला किधर आ रहा है। मसला आ रहा है कोएगुलेशन फैक्टर में। अगर मैं कह रहा हूं आपको कि इस डिजीज में पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो पेशेंट है वो आपके पास प्लेटलेट की एबनॉर्मेलिटी के साथ प्रेजेंट हो रहा है। अब जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि एबनॉर्मल कोएगुलेशन फैक्टर, एबनॉर्मल प्लेटलेट्स एंड मिक्स्ड डिसऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड डिसऑर्डर। अब अगर मिक्स्ड डिसऑर्डर की हम बात करें तो यहीं से हम चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने बनाना है। तो मिक्स्ड का मतलब ये है कि इसमें कोएगुलेशन फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें प्लेटलेट भी इन्वॉल्व हो रही है। तो जल्दी से आप लोग फौरी तौर पे एक चीज पे पहुंच जाएं कि ये आपके पास कोई भी अगर इनमें से डिजीज मिलेगी तो आपको पता है कि अगर प्लेटलेट इन्वॉल्व है तो प्लेटलेट की वजह से ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। और अगर आपके पास इसमें कोआगुलेशन फैक्टर की भी कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ रही है तो इसमें पीटीटी भी इंक्रीज होगा। तो ये जो आपके पास जितनी भी डिजीज होंगी ना, मिक्स डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली दो ही हैं, तो इसमें पीटीटी और ब्लीडिंग टाइम दोनों ही इंक्रीज होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं मेन डिजीज के ऊपर और इसको हम एक्सक्लूड करते जाते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है डीआईसी। डीआईसी, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी। बुक में उन्होंने आपके पास एक निमोनिक लिखा हुआ है स्ट्रोक के नाम से, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि व्हाट आर द काजेज, मतलब कि जिसमें उन्होंने मोस्ट कॉमनली कहा हुआ है कि इसकी इटियोलॉजी में या तो पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रोक, एंड प्लस उन्होंने लिखा हुआ है कि पेशेंट को स्नेक बाइट की वजह से। वाई स्नेक बाइट, रेटल स्नेक जो होता है ना, वो आपके पास कहते हैं ना कि जब सांप लड़ता है तो फौरी तौर पे बंदे का जो खून होता है वो जम जाता है, उसमें फाइब्रिनोजेन होती है। रेटल स्नेक जो होती है फाइब्रिनोजेन डिपेंड होती है उस पर, फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन क्या है ये देखें, अगर मैंने ऊपर लिखे हुए हैं तो आपके पास ये फाइब्रिनोजेन लास्ट में, तो फाइब्रिनोजेन अगर होगी तो वो फाइब्रिन बनाएगी जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और कौन सी काज हो सकती है, सेप्सिस। व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस होती है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और मोस्ट कॉमनली आपके पास एंडोटॉक्सिन। व्हाट एंडोटॉक्सिन? कि एंडोटॉक्सिन क्या होता है, आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपके पास स्पेसिफिक लिपोपोलीसेकेराइड, तो वो उसमें एंडोटॉक्सिन होता है, ठीक है, जो कि आपके पास सेप्सिस, इंक्रीज बैक्टीरियल, आपके पास क्या हो जाएगा कि ब्लड में बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, बैक्टीरियल कंटेंट बढ़ जाएगा जो कि सेप्सिस की तरफ चला जाएगा। ये भी डीआईसी काज करवा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, ये क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर मदर, ठीक है, और मदर और विद द फीटस, ये फीटस के साथ है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान क्या होगा कि ये जो पेशेंट है ना, पेशेंट का, सॉरी सॉरी सॉरी, पेशेंट नहीं, ये जो फीटस है, फीटस जो बेबी है, उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, जिसमें वो आपके पास पड़ा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट लाइक अ कुशिंग,
तो एमनियोटिक फ्लूइड में आपके पास क्या पड़ा होता है? टिश्यू फैक्टर। तो मैंने ऊपर आपको एक बात बताई थी कि इसको आपने नहीं भूलना। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि टिश्यू फैक्टर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर टिश्यू फैक्टर होगा तो फौरी तौर पे आपके पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट करवा देगा, ठीक है। तो आपके पास इस कंडीशन में क्या होगा कि ड्यूरिंग डिलीवरी कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो मदर के ब्लड में शामिल हो गया, तो इस कंडीशन की वजह से जो फीटस का टिश्यू फैक्टर है वो मदर में चला जाएगा, जो कि मदर की सर्कुलेशन में, मदर की बॉडी में सारे के सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो होगा उसको एक्टिवेट करवा देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन हो सकती है कि अगर किसी पेशेंट को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में हमारे पास जो एंजाइम है ना, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम, जो कि आपके पास डीआईसी काज करवा सकते हैं। फर्दर आपके पास मलिग्नेंसीज हैं, मलिग्नेंसी, ठीक है। और फर्दर आपके पास और कंडीशन हो सकती है ट्रांसफ्यूजन के, अगर किसी बंदे को ट्रांसफ्यूजन। तो ये सारी काजेज हैं जो कि डीआईसी काज करवाएंगी। अब डीआईसी काज तो करवाएंगी, डीआईसी होता क्या है? तो आपके पास वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन ऑफ द कोagulation फैक्टर, ये आपने लफ्ज कभी नहीं बोलना, वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन ऑफ कोagulation फैक्टर, कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन में जितने भी कोagulation फैक्टर हैं तो वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे तो कोagulation फैक्टर एक्टिवेट होने की वजह से आपके पास बॉडी में क्या बनेगी? दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो आपके पास कोagulation फैक्टर का एंड प्रोडक्ट क्या था? फाइब्रिन, ठीक है। तो फाइब्रिन, ये देखें दोबारा से हम बात कर लेते हैं, ये फाइब्रिन जो था आपके पास फाइब्रिन, और फाइब्रिन ने आगे क्या बनाना था? मैश नेटवर्क, ठीक है। आपके पास थ्रोम्बाई बनाना था। तो अगर ये कोagulation फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया जी गया है तो फाइब्रिन एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपके पास कोagulation फैक्टर एंड प्लस प्लेटलेट, कि प्लेटलेट जो होती है ना वो भी आपके पास एक्टिवेट हो जाती है, तो प्लेटलेट की भी एक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर ये दोनों की एक्टिवेशन हो जाएगी तो इसका आपके पास नेक्स्ट जो थोड़ी सी इमेज इमेज बनती है वो क्या बनती है कि सबसे पहले तो पेशेंट को क्या होगा? महा। व्हाट इज महा? माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया। क्यों होगा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे हम ब्लड वेसल बनाते हैं, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि थ्रोम्बाई बन गए, थ्रोम्बाई बन गए, ये थ्रोम्बाई हैं जो कि फाइब्रिन की वजह से बने हैं। विद द थ्रोम्बाई आल्सो प्लेटलेट की एक्टिवेशन भी हो चुकी है, प्लेटलेट की एक्टिवेशन भी हो चुकी है। तो ये दोनों ही आपके पास एक्टिवेट हो गए हैं। डीआईसी की वजह से कोई भी आपके पास काज हो सकती है, एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से, पैंक्रियाटिक एंजाइम की वजह से, रेटल स्नैक की वजह से। तो अगर ये दो चीजें जो हैं, एक आपके पास क्या है? ये प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। और प्लस आपके पास क्या है? ये आपके पास है दूसरी कोagulation फैक्टर की एक्टिवेशन है, जो कि आपके पास स्मॉल थ्रोम्बाई बनाए, दोनों ही आपके पास स्मॉल थ्रोम्बाई बनाएंगे। तो जब यहां से रेड ब्लड सेल, ये जो रेड ब्लड सेल है बाइकनकेव रेड ब्लड सेल, तो जब यहां से गुजरेंगे तो इनको गुजरने नहीं देंगे, गुजर तो जाएंगे लेकिन इसके साथ जब टकराएंगे तो शीर फोर्स की वजह से इसके साथ जब रबिंग होगी तो आपके पास रेड ब्लड सेल जो हैं वो आपके पास डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही रेड ब्लड सेल डैमेज होंगे तो आपके पास क्या होगा? रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस, ठीक हो गया पहली बात। अच्छा, अगर हीमोलाइसिस हो रही है तो हो कहाँ रही है? आपके पास स्मॉल वेसल्स में। तो अगर स्मॉल वेसल्स में हो रही है तो हम इसको कहेंगे माइक्रो एंजियोपैथिक, माइक्रो स्मॉल और एंजियोपैथिक, ठीक है। और हीमोलाइसिस की जगह हम लिख लेते हैं हीमोलिटिक, एक ही बात है, हीमोलिटिक लिख लेते हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक। और अगर रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम आपके पास कम हो रहा है तो इसको कहेंगे अनीमिया, तो इसको हम कहते हैं महा, ठीक है। तो ये आपके पास मेन कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना डीआईसी की, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया काज करवा देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये इस्कीमिया काज करवाएगा। वाई इस्कीमिया? हाउ? क्योंकि ये जो आपके पास ये ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, ये आपके पास ब्लॉकेज काज करवा रहे हैं माइक्रोथ्रोम्बाई और प्लस प्लेटलेट। तो अगर ये ब्लॉकेज काज करवा रहे हैं तो नेक्स्ट आपके पास जो ब्लड फ्लो होगा ना उसमें रेजिस्टेंस होगी, जो कि आपके पास इस्कीमिया काज करवा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन है, महा को नहीं भूलना और फर्दर आपने इस्कीमिया को नहीं भूलना, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर ये कंडीशन हो चुकी है तो हम इसको किस तरह से डायग्नोज या किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि शुरू में आपके पास, अब इस डिजीज में आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैंने कहा कि वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन ऑफ, वाइड स्प्रेड कोagulation फैक्टर एक्टिवेशन, तो इसमें आपके पास दो फैक्टर होते हैं ना कोagulation फैक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है आपके पास एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो अगर दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं तो इंट्रिंसिक फैक्टर आपके पास किस पे इन्वॉल्व कर रहा होता है? पीटी, ठीक है। तो पीटी अगर आपके पास ये एक्टिवेट हो चुका है तो पीटी जो होगा वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर आपके पास जो एक्सट्रिंसिक, सॉरी, ये आपके पास पीटीटी, इंट्रिंसिक पीटीटी
और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो आपके पास किस तरह से हम उसको डायग्नोज करते हैं, पीटी से। तो पीटी और पीटीटी दोनों ही आपके पास इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि दोनों ही की एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। फर्दर आपके पास अब आप मुझे बताएंगे कि ब्लीडिंग टाइम जो होगा वो आपके पास इंक्रीज होगा या कम होगा। ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। ब्लीडिंग टाइम क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि सारी की सारी जो प्लेटलेट हैं वो आपके पास एक्टिवेट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर एक्टिवेट हो चुकी हैं तो नेक्स्ट अगर आपके पास यहां पे कट लगता है तो सारी तो यूटिलाइज हो चुकी हैं, सारी प्लेटलेट तो यहाँ पे अकोमोलेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट आपके पास कट लगने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट दोबारा से उस जो ब्लीड वाला पार्ट होगा, जो डैमेज पार्ट है, वहां पे जाके नहीं लगेंगी क्योंकि वो पहले से यूटिलाइज हो चुकी हैं। वो सारी की सारी जितनी बॉडी में थी वो सारी यूटिलाइज हो चुकी हैं। सेम इसी तरह से कि पीटी और पीटीटी क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास ये जो फाइब्रिन बनी है ना, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाया, तो इसमें आपके पास एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ऐसे पेशेंट के ब्लड में अगर हम टेस्ट करेंगे तो पीटी और पीटीटी दोनों ही इंक्रीज मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑल द कोagulation फैक्टर ऑक्युपाइड, क्योंकि पहले से वो सारे अपने काम में लग चुके हैं, ठीक है। तो ये काम होगी। फर्दर अगर हम देखेंगे कि इसमें प्लेटलेट काउंट, पीसी प्लेटलेट काउंट जो होगा वो हमें कम मिलेगा। वाई कम? क्योंकि हमारे पास प्लेटलेट जो हैं वो आपके पास सारी की सारी एग्रीगेट हो चुकी हैं। तो नॉर्मल प्लेटलेट जो होंगी वो आपके पास कम होंगी। नॉर्मल बॉडी में जो प्लेटलेट होती है ना वो आपके पास 1,50,000 टू 4 लाख, 400,000 भी कह सकते हैं हम, ठीक है जी। तो आपके पास 1.5 लाख से 4 लाख आपकी बॉडी में प्लेटलेट होती हैं। तो नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट इतना है। ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है? कि जब आपके पास लेस देन 10,000 रह जाए। अगर जो प्लेटलेट है ना वो 10,000 से कम रह जाए तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कि बॉडी में ब्लीडिंग, जैसे कि मिकोजल ब्लीडिंग, ठीक है, नोज ब्लीडिंग, तो वो सारी कंडीशन जो थी वो हमने पहले से डिस्कस की है, ठीक है। अब ये जो हमने बात की है, अब दोबारा से इसका ओवरव्यू हम करते हैं कि डीआईसी में आपके पास काजेज कोई भी हो सकती हैं। काजेज होने की वजह से मेन आपके पास हो गया क्या, कि वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन ऑफ द कोagulation फैक्टर एंड प्लेटलेट। तो कोagulation फैक्टर आपके पास कौन कौन से हैं? दोनों ही हैं आपके पास, इंट्रिंसिक फैक्टर वाले भी और एक्सट्रिंसिक फैक्टर वाले भी। तो दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि आपके पास स्मॉल थ्रोम्बाई बना देंगे। और इसके अलावा प्लेटलेट की एक्टिवेशन भी हो जाएगी। प्लेटलेट भी आपके पास क्या होंगी? एग्रीगेट हो जाएंगी, जिसके नतीजे में आपके पास कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया एंड प्लस इस्कीमिया, ये बात है। और फर्दर आपके पास इसमें जब हमने वैल्यूज को देखा तो आपके पास क्या होगी कि इंट्रिंसिक फैक्टर पीटीटी भी इंक्रीज मिलेगा और पीटी भी इंक्रीज मिलेगा, ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज मिलेगा, लेकिन जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज मिलेगा क्योंकि सारी की सारी यूटिलाइज हो जाएंगी। फर्दर आपके पास जब ये सारा काम चल रहा था ना, इसी दौरान आपके पास ये जो फाइब्रिन है, हमने बात पहले पढ़ी थी कि जो फाइब्रिन ये मैश वर्क बनता है ना, तो बॉडी में आपके पास इसके लिए प्रोटेक्शन भी है कि बॉडी क्या करती है कि इस फाइब्रिन को दोबारा से तोड़ती है। कि बॉडी में ये जो थ्रोम्बाई बने हैं, मतलब कि अगर दोबारा से मैं इसको विजुलाइज समझाता हूँ कि अगर यहाँ पे कट था तो कट लगने के बाद आपके पास यहाँ पे फाइब्रिन की डेपोजिशन हुई, ठीक है, आपके पास यहाँ पे थ्रोम्बाई बना, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपके पास था एक्स्ट्रा जो होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव करने के लिए बॉडी में क्या होता है? प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन, ठीक है। तो प्लाज्मिनोजन आपके पास आता है लीवर से और ये कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मिन में, प्लाज्मिन में, ठीक है। और इसको कौन सा आपके पास एक्टिवेट करता है? टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर, टीपीए इसको एक्टिवेट करता है। और यही प्लाज्मिन जो होता है ना वो आपके पास क्या करता है कि जो फाइब्रिन थी, फाइब्रिन को कन्वर्ट करेगा या तो फाइब्रिन डीग्रेड प्रोडक्ट्स में और प्लस डी डाइमर्स में, ठीक है जी। फाइब्रिन डीग्रेड प्रोडक्ट्स और डी डाइमर्स में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास ऐसी कंडीशन में पता क्या होता है कि हमें फाइब्रिन डीग्रेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो भी ज्यादा मिलती हैं और फाइब्रिनोजेन जो होगी वो कम मिलेगी। इसके साथ साथ वैल्यूज पे दो चीजों का एडिशन कर लें कि जो फाइब्रिनोजेन होगी वो इस बंदे की बॉडी में कम मिलेगी और प्लस आपके पास इंक्रीज फाइब्रिन डीग्रेड प्रोडक्ट्स जो होंगी वो ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो आपके पास साथ साथ टूटती जा रही हैं, ठीक है जी। ये सारी बातें थी जो कि आपको पता होना चाहिए डीआईसी के रिलेटेड। तो डीआईसी अगर किसी पेशेंट को है तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? इसको ट्रीट करने के लिए एक तो हम बाहर से आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे ताकि बॉडी में ब्लड जो है वो नॉर्मल हो सके। इसके साथ साथ आपके पास रेड ब्लड सेल की ट्रांसफ्यूजन प्लस आपके पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आपके पास मेनली किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है? आपके पास जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना वो सारे के सारे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में होते हैं। और साथ हम इस बंदे को क्रायोप्रेसिपिटेट भी देंगे, प्रेसिपिटेट, क्रायोप्रेसिपिटेट में मेन आपके पास जो प्रोडक्ट होती है ना वो आपके पास फाइब्रिनोजन होती है,
फाइब्रिनोजन, तो बाहर से हम इस बंदे को फाइब्रिनोजन भी देंगे क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन भी कम होगी, ठीक है। और इसके अलावा अंडरलाइन काज जो होगी उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। कोई भी काज हो सकती है, जैसे आपके पास सेप्सिस है तो बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल देंगे, हीट स्ट्रोक है तो पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल करेंगे, तो अंडरलाइन काज को भी हमने ठीक करना है, ठीक हो गया। क्रियोप्रेसिटेट मेनली आपके पास डिपेंड कर रही होती है वॉन विली ब्रेंट फैक्टर और फाइब्रिनोजन पे, और इसके अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में तमाम कोagulation फैक्टर जो होते हैं ना वो होते हैं आपके पास तमाम के तमाम, और उसके अलावा रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट भी हम बाहर से इस पेशेंट को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉन विली ब्रेंट फैक्टर डिजीज। वॉन विली ब्रेंट फैक्टर डिजीज, ये हमारे पास जो डिजीज होती है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है कि बॉडी में वॉन विली ब्रेंट फैक्टर जो होता है ना उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये वॉन विली ब्रेंट फैक्टर मेनली आपके पास किधर से रिलीज होता है, तो ये आपके पास मेनली बॉडी में, अगर ये आपके पास ब्लड वेसल है, ठीक है जी, तो इसके जो आपके पास एंडोथीलियल सेल है ना, तो एंडोथीलियल सेल ये जो है इनके पास आपके पास विबल पैलिड पैलिड बॉडीज होती हैं, विबल पैलिड बॉडीज, ठीक है, WPB। तो इन विबल पैलिड बॉडीज में आपके पास वॉन विली ब्रेंट फैक्टर पड़ा होता है, तो एंडोथीलियल सेल में ही आपके पास पड़ा होता है। लेकिन आपके पास वॉन विली ब्रेंट फैक्टर अकेला नहीं होता, बल्कि वॉन विली ब्रेंट फैक्टर आपके पास साथ इसके फैक्टर 8 जो है ना, कोagulation फैक्टर 8 जो होता है वो भी आपके पास यहां पड़ा होता है। एक MCQs है कि आपके पास जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जितने भी आपके पास कोagulation फैक्टर हैं वो कहां से बनते हैं, तो ऑल कोagulation फैक्टर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिवर एक्सेप्ट फैक्टर 8, ठीक है। तो फैक्टर 8 जो है वो कहां से बनता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि एंडोथीलियल सेल से बनता है, ठीक है। कौन सा ऐसा फैक्टर है कोagulation फैक्टर जो कि लीवर से नहीं बनता, तो फैक्टर 8 जो है, ये आपका MCQ है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, वॉन विली ब्रेंट फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास वॉन विली ब्रेंट डिजीज हो जाएगी, ठीक है। अब वॉन विली ब्रेंट डिजीज को मैंने किस कैटेगरी में आपके पास रखा था, पहले शुरू में मैंने कहा था कि ये मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड किस तरह से है कि ये प्लेटलेट को भी इन्वॉल्व कर रही है, प्लेटलेट को और प्लस आपके पास कोagulation फैक्टर को। तो आपके पास फैक्टर 8 जो है वो कहां पे होता है, वो आपके पास कोagulation फैक्टर में होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। और प्लस वॉन विली ब्रेंट फैक्टर आपके पास किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि जब आपके पास यहाँ पे डैमेज होता है ना, सब एंडोथीलियल कोलेजन जब आपके पास एक्सपोज होता है, तो इसके साथ आपके पास वॉन विली ब्रेंट फैक्टर आके लगता है। और वॉन विली ब्रेंट फैक्टर फिर क्या करेगा कि अगर ये प्लेटलेट है तो प्लेटलेट के ऊपर आपके पास एक प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन GP1B, ठीक है। तो इसके साथ वॉन विली ब्रेंट फैक्टर जो होता है वो अटैच हो जाता है। तो अगर वॉन विली ब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो अब मुझे बताएं कि प्लेटलेट इन्वॉल्व हो रही है, बिल्कुल इन्वॉल्व हो रही है। इस वजह से प्लेटलेट एबनॉर्मेलिटी हो सकती है कि अगर किसी बंदे को कट लगा है तो प्लेटलेट जो होगी वो आपके पास इसके साथ अटैच नहीं हो सकती। कि पहले आपके पास क्या होती है, एडहीजन, ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिवेशन एग्रीगेशन, तो प्लेटलेट प्रॉपर एग्रीगेट नहीं होगी, ठीक है। और फर्दर आपके पास क्लोटिंग फैक्टर भी साथ ही इन्वॉल्व होगा। अगर वॉन विली ब्रेंट फैक्टर नहीं होगा तो इसके साथ साथ जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है वो भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो एक बात है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि आपको मैंने कहा कि अगर कोagulation फैक्टर में कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी है तो उसके जो सिम्टम होंगे वो आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा कि जॉइंट जॉइंट ब्लीडिंग, ये बात हमने शुरू में की थी, जॉइंट ब्लीडिंग होगी उस पेशेंट को। तो अगर इस पेशेंट में अब फैक्टर 8 आपके पास डेफिशिएंट है तो क्या वॉन विली ब्रेंट फैक्टर डिजीज वाला जो पेशेंट होगा वो जॉइंट ब्लीडिंग के साथ मिलेगा? नहीं। इस पे बड़ा क्रॉस लगा दें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है लेकिन मेनली वॉन विली ब्रेंट फैक्टर जो होता है ना उसकी डेफिशिएंसी होती है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी। अगर प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी तो इसके नतीजे में जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना वो आपके पास सुपरफिशियल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। सुपरफिशियल ब्लीडिंग जैसे कि नोज ब्लीडिंग, एपिस्टैक्सिस प्लस मिकोजल ब्लीडिंग, तो ये आपके पास एक फैक्टर 8 के साथ आपने इसके साथ नहीं चले जाना, एक बात होगी। नेक्स्ट इसका डिफरेंशियल पॉइंट ये है कि आपके पास अगर तो प्लेटलेट की एडहीजन प्रॉपर नहीं हो रही तो प्लेटलेट की एडहीजन नहीं होने की वजह से पेशेंट का जो ब्लीडिंग टाइम होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा, BT, ब्लीडिंग टाइम जो होगा उस पेशेंट का वो इंक्रीज होगा। फर्दर आपके पास जो फैक्टर 8 होता है ना, फैक्टर 8 आपके पास किस में इन्वॉल्व होता है, ऊपर चलते हैं दोबारा देखते हैं कि फैक्टर 8 कहाँ इन्वॉल्व है। तो आपके पास जो फैक्टर 8 है ये आपके पास फैक्टर 8 है और ये किस में इन्वॉल्व है आपके पास, इंट्रिंसिक फैक्टर में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए कौन सा टेस्ट होता है, PTT। तो ऐसे पेशेंट में आपके पास वॉन विली ब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होगी उसमें आपके पास पेशेंट में PTT ये प्रोलॉन्ग मिलेगा, ठीक है। और PT पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आपके पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होगा वो नॉर्मल होगा क्योंकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो आपके पास नॉर्मल है, जिसके नतीजे में आपके पास जो PTT है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और बाकी आपके पास जो प्लेटलेट काउंट है
वो बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे। नॉर्मल क्यों मिलेंगे? क्योंकि प्लेटलेट तो बिल्कुल प्रॉपर हैं। प्लेटलेट में मसला कहाँ आ रहा है कि इनकी आपस में एग्रीगेशन नहीं हो रही, क्योंकि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आएगा तो ये आपस में अटैच होंगी, GP1B, फिर आगे आपके पास ADP रिलीज होगा, फिर वो नेक्स्ट प्लेटलेट जो होगी उसकी एक्टिवेशन होगी। तो प्लेटलेट काउंट आपके पास नॉर्मल होता है। प्लेटलेट काउंट, सारे के सारे फैक्टर, एक डिजीज है जिसमें पूरे सारे के सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और वो आपके पास है DIC। जो DIC डिजीज है ना, इसमें सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। आपके पास ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ेगा, PT भी बढ़ेगा, PTT भी बढ़ेगा, और प्लेटलेट काउंट जो होंगे वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट जो होंगी वो सारी की सारी थ्रोम्बाई बनाने में इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो सिर्फ एक डिजीज है जिसमें सारे आपके पास जो फैक्टर हैं, आपके पास जो पैरामीटर्स हैं, जो आप जिससे आप डायग्नोज करते हैं, वो सारे के सारे ही इन्वॉल्व होते हैं DIC। बाकी अदर ऐसी कोई नहीं है जिसमें सारे के सारे आपके पास पैरामीटर जो हैं वो इंक्रीज कर दें। ठीक है, अब हमारे पास, हमने यहां तक बात पढ़ी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के बारे में हमें ये पता होना चाहिए, हमें पता चल गया कि फैक्टर 8 भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से PTT बढ़ेगा। इसको डायग्नोज करने के लिए एक और टेस्ट होता है जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अहम है, जिसको बोलते हैं आपके पास मेनली वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के लिए वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्ट्रोसिटन टेस्ट। रिस्ट्रोसिटिन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं कि हम, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, अभी यूज नहीं होती। रिस्ट्रोसिटिन हम देते हैं पेशेंट को, तो ये आपके पास पता क्या करती है, ये अगर आपके पास ये एक्सपोज्ड कोलेजन है, और इसके साथ ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर अगर है, ठीक है, और ये आपके पास प्लेटलेट पड़ी हुई है, प्लेटलेट के ऊपर आपके पास ये है GP1B ग्लाइकोप्रोटीन, तो जब रेस्ट्रोसिटन देंगे तो रेस्ट्रोसिटन क्या करेगी, इन दोनों की आपके पास क्लंपिंग करा देगी। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे रेस्ट्रोसिटन की वजह से, तो फर्दर आपके पास ये प्रोटीन, ये प्लेटलेट एक्टिवेट होगी, ये ADP को रिलीज करेगी, और ADP आपके पास फर्दर नेक्स्ट जो प्लेटलेट होगी उसके जो रिसेप्टर होता है PY12 जो रिसेप्टर होता है वहां पे जाके लगेगी, और इंट्रासेलुलर आपके पास नेक्स्ट ये प्रोसेस होता है कि इसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं ना, GP2B3A, ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और फर्दर आपके पास जो प्लेटलेट होती है वो एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है। तो अगर रेस्ट्रोसिटन दिया और प्लेटलेट की एग्रीगेशन होना शुरू होगी, फिर तो नॉर्मल काम है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन रेस्ट्रोसिटन देने की वजह से कोई भी एग्रीगेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी पहला जो स्टेप है वही नहीं हो रहा। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आपके पास पहला जो स्टेप स्टार्ट करवाने के लिए आपके पास अर्ली पहला स्टेप होता है ना, वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर कोलेजन के साथ एक तरफ से और दूसरी तरफ प्लेटलेट के साथ जुड़ा होता है, तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ही नहीं है, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो फर्दर कोई भी काम नहीं होगा। तो रेस्ट्रोसिटन टेस्ट हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है फॉर द वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज के लिए। अब हमारे पास इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम बाहर से देते हैं डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन, तो ये भी आपके पास MCQs आ सकता है। डेस्मोप्रेसिन क्यों देंगे? क्योंकि आपके पास ये क्या होता है कि ये ADH का एनालॉग है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मेन काम तो ये है ना कि ये आपके पास नेफ्रॉन के ऊपर, नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वहां पे जो आपके पास V1 V2 रिसेप्टर होते हैं वहां पे जाके लगता है, और क्या करेगा कि वाटर की ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन करता है। एक काम तो इसका ये हो गया। फर्दर आपके पास ये क्या करता है कि ये एंडोथीलियल सेल से, आपके पास एंडोथीलियल सेल से इसका दूसरा काम ये है कि ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की रिलीज करवा देता है। ठीक है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज करवाएगा। तो अगर हम डेस्मोप्रेसन देंगे तो ज्यादा से ज्यादा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो होगा वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम एंटी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग का भी यूज करते हैं। एंटी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग जो होंगी, जैसे कि अमाइनो कैपरोइक एसिड, ये आपके पास एंटी फाइब्रिनोलिटिक है। इसका काम मैं इधर बता देता हूँ, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, प्लाज्मिनोजेन जो था वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो रहा था, तो फाइब्रिन जो था वो टूट रहा था, तो फाइब्रिनोलाइसिस हो रही थी। तो अगर हम एंटी फाइब्रिनोलिटिक अमाइनो कैपरोइक एसिड देंगे तो वो आपके पास यहाँ पे इस टिश्यू TPA को इनहिबिट कर देगी। टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर, मतलब कि यहाँ पे प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में एक्टिवेट नहीं होने देगी। ये हम इस वजह से देते हैं कि अगर नॉर्मली कोई ना कोई क्लॉट अगर बना हुआ है ना, तो वो आपके पास फर्दर ना टूटे, तो इस वजह से इसको साथ एज एडिशन के तौर पे यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो ये थी मेन वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज, और साथ आपके पास थी DIC। दोनों में फर्क क्या है? दोनों, एक आपके पास पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर देगी, ठीक है, पूरी बॉडी के कोagulation फैक्टर आपके पास एक्टिवेट हो जाएंगे, और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर में आपके पास सिर्फ फैक्टर 8 जो होगा वो इन्वॉल्व होता है। कोagulation फैक्टर सारे एक्टिवेट हो रहे हैं DIC में, तो PT भी बढ़ेगा, PTT भी बढ़ेगा, ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ेगा, और प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर में क्योंकि आपके पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर नहीं है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, और आपके पास फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो PTT इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर प्लेटलेट काउंट जो होगा वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि प्लेटलेट पे कोई भी
इन्वॉल्व नहीं होता, आपके पास उनका जो नंबर है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक हो गया। तो ये थी आपके पास वो दो डिजीजेज मेन जो कि इन्वॉल्व कर रही थी आपके पास किस किस को, ये थी आपके पास मिक्स डिसऑर्डर जो कि प्लेटलेट को भी इन्वॉल्व कर रही थी और कोagulation फैक्टर को भी इन्वॉल्व कर रही थी। अब हम पढ़ेंगे हमारे पास जो एबनॉर्मल प्लेटलेट डिजीजेज हैं, इनको पढ़ें। इनसे पहले हम ये कोagulation फैक्टर डिजीज पढ़ लेते हैं, हीमोफीलिया, और फिर हम चलते हैं एबनॉर्मल प्लेटलेट। तो आपके पास एबनॉर्मल कोagulation फैक्टर सेम, ये आपके पास कोagulation फैक्टर कहाँ मैंने बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं। तो अगर आपके पास फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, इस फैक्टर की डेफिशिएंसी है, तो इसको हम कहेंगे हीमोफीलिया ए डिजीज। ठीक है। अगर किसी बंदे की बॉडी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है तो इसको हम कहेंगे हीमोफीलिया बी। और अगर किसी बंदे की बॉडी में आपके पास फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी है तो इसको हम कहेंगे हीमोफीलिया सी डिजीज। और मोस्ट कॉमन जो होती है वो आपके पास हीमोफीलिया ए डिजीज होती है। अब वही बात है, वही कंसेप्ट लेके आगे चलते हैं। अगर कोagulation फैक्टर आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कैसे ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा, हीमोफीलिया वाला पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, हीमोफीलिया किस तरह से प्रेजेंट करेगा, आपके पास हिमार्थ्रोसिस। हिमार्थ्रोसिस क्या कहा था मैंने कि ब्लीडिंग इन जॉइंट क्यों इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि आपके पास कोagulation फैक्टर जो है वो आपके पास डेफिशिएंट हैं। और अगर कोagulation फैक्टर आपके पास इन्वॉल्व है तो डीप ब्लीडिंग होती है, सुपरफिशियल नहीं होती। सुपरफिशियल कब होती है जब आपके पास जो प्लेटलेट हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और अगर आपके पास कोagulation फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो जल्दी से आप बताएंगे कि मैंने कहा कि फैक्टर 8 जो है वो आपके पास डेफिशिएंट है, या आपके पास जो फैक्टर 9 है वो डेफिशिएंट है, या आपके पास जो फैक्टर 11 है वो डेफिशिएंट है। ठीक है। ये आपके पास है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। तो ये सारे के सारे आपके पास जो फैक्टर हैं वो किस पाथवे में होते हैं, इंट्रिंसिक में। तो अगर इंट्रिंसिक पाथवे में है तो हीमोफीलिया में आपके पास कौन सी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए पीटीटी इसमें भी इंक्रीज कर जाएगा, पीटीटी इसमें भी इंक्रीज कर जाएगा, पीटीटी इसमें भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। फर्दर हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं नहीं, तो आपके पास सब में पीटी जो होगा वो नॉर्मल होगा, पीटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पीटी आपके पास बिल्कुल नॉर्मल है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। फर्दर आपके पास ब्लीडिंग टाइम जो है, तो ब्लीडिंग टाइम आपके पास नॉर्मल, नॉर्मल क्योंकि प्लेटलेट इन्वॉल्व नहीं हो रही, प्लेटलेट आपके पास नॉर्मल है, तो प्लेटलेट ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल एंड प्लेटलेट काउंट जो है वो भी आपके पास नॉर्मल मिलेगा। तो इस तरह से आपने रट्टा नहीं मारना, बल्कि उसको फौरी तौर पे एक स्केच बना लेना है, कॉन्सेप्ट बना लेना है, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाना है, कभी भी गलत नहीं होंगे किसी भी डिजीज में। तो कैसे हमने ये किया, हमने पहले ही एक्सक्लूड कर दिया, हम तो इस पे आए ही नहीं, हमने प्लेटलेट को तो पहले ही एक्सक्लूड कर दिया। भाई आपकी तो बात ही नहीं करनी, हम सिर्फ कोagulation डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो अगर कोagulation डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा था कोagulation डिसऑर्डर में सिर्फ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना वो इन्वॉल्व होता है। तो अगर इंट्रिंसिक हो रहा है तो जाहिर बात है पीटी बढ़ेगा, तो एक्सट्रिंसिक की बात ही नहीं, तो पीटी जो होगा वो नॉर्मल होगा। क्योंकि क्योंकि बात ये है, 2 या 3 बातें होंगी जो कि आपको एमसीक्यूज में पिक करनी होगी, या तो आपको पीटी पिक करना होगा, पीटीटी पिक करना होगा, या आपको डीप या सुपरफिशियल ब्लीडिंग को पिक करना होगा। ठीक है। या आपको पता करना होगा कि किस फैक्टर की डेफिशिएंसी है। ठीक है। तो ये आपके पास कॉमन बता दिया उसने कि पेशेंट को फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी सिर्फ ये है। ठीक है। तो आपको पता चल गया हीमोफीलिया है। तो हीमोफीलिया पे अब ये भी पूछ सकता है वो कि आपका कौन सी वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी, और उसके अलावा ब्लीडिंग टाइम के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरह से आपने कंसेप्ट के साथ इसको, ताकि आप आपस में कंफ्यूज ना करें एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट हम डिजीज की डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास, हाँ, इसकी ट्रीटमेंट के लिए कि अगर किसी बंदे को हीमोफीलिया है तो हम डेस्मोप्रेसन ही इसमें देंगे, क्योंकि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है ना, फैक्टर 8 आपके पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ पड़ा होता है। तो डेस्मोप्रेसन जब देंगे तो एंडोथेलियल सेल से वो आपके पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ फैक्टर 8 भी रिलीज होगा, तो ये आपके पास ठीक हो सकती है। उसके अलावा आपके पास इसको ट्रीट करने के लिए हम इमेसिजुबाब एंटीबॉडी है वो देते हैं, क्योंकि वो आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो मिमिक करती है, ये आपके पास इसको मिमिक करेगी। किधर गया यार, यहाँ पे अगर किसी को हमने इमेसिजुबाब दे दी, इमेसी जुमाब, ठीक है, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, और काम इसका क्या होगा कि ये मिमिक करेगी फैक्टर 8 को। ठीक है। तो 9 को बेशक फैक्टर 8 नहीं मिल रहा है, इसकी बेशक डेफिशिएंसी है, तो 9 कहेगी कि शायद मुझे फैक्टर जो 8 है वही मिल रहा है। तो ये आपके पास सेम फैक्टर 8 की तरह आपके पास काम करेगी इमेसिजुबाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसको भी हम यूज करते हैं ताकि फर्दर फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया जाए और फर्दर कोagulation जो है उसको इनहांस किया जा सके। ठीक है। तो ये था हमारे पास। और इसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और ये आपके पास फैमिलीज में रन करेगी, ये जो डिजीज है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है जी। 9 और 10 दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, और आपके पास जो
हीमोफीलिया सी है ना, जो कि फैक्टर 11 की वजह से होती है, वो आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव है। बाकी दोनों एक्स लिंक रिसेसिव है। एक्स लिंक मतलब कि वो आपके पास जेनेटिकली फैमिलीज में रन करेंगी। ठीक है जी। फर्दर आपके पास एक और डिजीज रह गई है, विटामिन के। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर होगी, तो मैंने शुरू में बताया कि फैक्टर 2, 7, 9 और +10, तो ये आपके पास जो फैक्टर होते हैं ना, ये मेनली लीवर इनको एक्टिवेट करता है। तो बाकी भी लीवर ही बनाता है, लेकिन इनकी मोस्ट कॉमनली एक्टिवेशन जो है ना, वो लीवर करता है। ठीक है। तो अगर किसी बंदे को विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो फैक्टर होंगे ना, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर एक्टिवेट नहीं होंगे, तो आपके पास क्या बढ़ेगा विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से? पीटी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपके पास जो फैक्टर 7 होता है, वो आपके पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से पीटी जो होगा, वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास आखिरी बात रह गई है, इनको हमने देख लिया है सारी बातें, इनको आप कर लोगे। नॉर्मल प्लेटलेट हैं, तो इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज होंगी? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीटीपी और हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है। इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे जो बाकी वो जो है वो माइनर डिजीज हैं, उनको इतना मसला नहीं है। सबसे पहले हमारे पास टीटीपी। व्हाट इज टीटीपी? टीटीपी। और आपके पास साथ ही हम लिख लेते हैं हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो इसको किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे? मैंने परसों वाले लेक्चर में बताया था कि आपके पास जब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होता है ना, तो वो आपके पास पहले मल्टीमर की फॉर्म में रिलीज होता है। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। ठीक है। और फिर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। ठीक है। तो ये आपके पास मल्टी फॉर्म में होता है। तो मल्टीमर की फॉर्म में फिर फर्दर इसको क्या किया जाता है कि मोनोमर की फॉर्म में बदला जाता है। मोनोमर मतलब कि सिंगल वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। तो ये जो आपके पास मल्टीमर मोनोमर में कन्वर्ट होता है ना, यहाँ पे एक एंजाइम यूटिलाइज होता है जिसको बोलते हैं एडम TS13। तो अगर इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हैं, ठीक है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो क्या आपके पास ये जो मल्टीमर है, वो आपके पास मोनोमर में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। एडम TS13 की डेफिशिएंसी है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है, तो ये जो आपके पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का मल्टीमर होता है ना, तो जब ये सर्कुलेशन में जाता है, तो ये फर्दर जो प्लेटलेट है ना, उनको भी अपने साथ एग्रीगेट करवा लेता है। ठीक है। तो व्हाट हाउ इट कैन एक्टिवेट प्लेटलेट, और प्लेटलेट का डिफेक्ट कैसे हो सकता है कि ये आपके पास मल्टीमर ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आपके पास प्लेटलेट को भी साथ अपने एक्टिवेट करवा लेगा और इसकी एग्रीगेशन करवा देगा। ठीक है। तो इसी वजह से आपके पास ये जो डिजीज होती है ना, उसको आपने कैसे मेमोराइज करना है? FARTN। पैथोजेंसिस मैंने आपको बता दी। एफ से आपके पास इस पेशेंट को मिलेगा फीवर। ठीक है। इस पेशेंट को मिलेगा अनीमिया। कौन सा अनीमिया? सेम अनीमिया, MAHA, जो पहले बताया आपको, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया। एंड पे सारी बातें बताता हूं कि किस में कौन कौन सी डिजीज हैं, सुनते जाएं। आर आपके पास रीनल फेल्यूर। ठीक है। और प्लस आपके पास टी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों मिलेगा? क्योंकि सारी की सारी प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेट हो चुकी हैं। और आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी इस पेशेंट को मिलेंगे। ठीक है जी। अगर हम बात करें हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम की, तो इसकी पैथोजेनेसिस में ये होगा कि आपके पास एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं इकोलाई, और उसकी भी आगे स्ट्रेन होता है EHEC, इंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई। ये आपके पास जो स्ट्रेन होता है, इसमें आपके पास 0157H7, ये आपके पास जो स्ट्रेन है, वो क्या काज करवाएगा? वो आपके पास एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, के प्लेटलेट की एक्टिवेशन करवा देगा। ठीक है। और जब प्लेटलेट की एक्टिवेशन हो जाएगी, तो प्लेटलेट एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में भी आपको सेम यही कंडीशन मिलती है, लेकिन जिस तरह इसमें हमने कहा कि इसमें आपने फाटन के नाम से याद करना है, इसमें आपने फाटन के नाम से याद नहीं करना, आर्ट के नाम से याद करना है, आर्ट। और आर्ट से क्या होगा? वही सेम चीजें। पहले ए से अनीमिया, आर से आपके पास रीनल फेलियर, और प्लस टी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इसमें आपके पास ये जो दरमियान वाला आर्ट है ना,
अगर अकेला 8 निकाल लो तो 8 आपके पास है HUS, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और अगर फाटन है तो फाटन आपके पास क्या है, TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। अब ये बाकी जो बातें हमने की हैं वो सारी नॉर्मल हैं। अब शुरू में दोबारा से पहली बात पे चलते हैं जिधर से हमने लेक्चर शुरू किया था। तो लेक्चर हमने शुरू किया था, हमने डिफरेंशिएट कर लिया था कि मिक्स डिसऑर्डर है, एबनॉर्मल प्लेटलेट है या एबनॉर्मल कोएगुलेशन फैक्टर है। तो हम एबनॉर्मल प्लेटलेट डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। ये दोनों दोनों जो आपके पास कंडीशन है, ADAMTS13, ये आपके पास हीमोलिटिक ई हैक जो बैक्टीरिया है, ये क्या करवा रहा है, प्लेटलेट की एक्टिवेशन करवा रहा है। तो अगर प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे तो क्या टीपी नहीं, पीटी बढ़ेगा या नहीं? पीटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पीटीटी पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा भाई, क्योंकि प्लेटलेट है, सिर्फ कोagulation फैक्टर की तरफ तो जा ही नहीं रहा वो बंदा। तो सिर्फ और सिर्फ इन सब डिजीज में आपके पास जो ब्लीडिंग टाइम होगा ना वो इंक्रीज होगा। एक ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, दूसरा प्लेटलेट काउंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये मेन चीज थी जो कि आपको पता होनी चाहिए कि प्लेटलेट और पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम दोनों ही इनमें नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास जो ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज होगा और प्लेटलेट काउंट जो होगा वो इनमें डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ट्रीट करने के लिए हम प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे इस बंदे का, ठीक है, दोबारा से, और ग्लूकोकोर्टिकाइड दे देते हैं। ठीक है, ताकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अगर है ना, अगर आपके पास एंटीबॉडीज बन रही है ना, ये इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है इस एंजाइम के खिलाफ, तो ग्लूकोकोर्टिकाइड देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये बात है। अब यहां पे जो बात आपको क्लियर करनी है वो ये सिनेरियो दे देगा आपको, माहा वाला। माहा किसी का नाम नहीं है, ये आपके पास माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया है। तो माहा किन में कॉमन आ रहा है? 3 डिजीज है जिनमें कॉमन आ रहा है। किन किन में? आपके पास TTP कॉमन आ रहा है जी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। ADAMTS13 की डेफिशिएंसी है। फर्दर आपके पास HUS, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, और प्लस आपके पास DIC। तीनों में ही माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया आ रहा है। लेकिन ये जो दोनों डिजीज हैं वो सिर्फ आपके पास प्लेटलेट को इन्वॉल्व कर रही हैं, और जो DIC है वो आपके पास किस किस को इन्वॉल्व कर रही है? प्लेटलेट को भी और कोagulation फैक्टर को भी इन्वॉल्व कर रही है। तो अगर प्लेटलेट इन्वॉल्व हो रही है तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर कोagulation फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपके पास PT इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। PTT भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कॉमन चीज क्या थी आपके पास? माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। सिनेरियो ये दे दिया उसने, फर्दर एटियोलॉजी चेंज कर दी। उसने कह दिया कि पेशेंट को सेप्सिस हो गया था, तो अब नीचे आपके पास जो पैरामीटर है डायग्नोस्टिक वो बताओ, बाकी सिनेरियो देके। तो आप कहेंगे कि पेशेंट का BT, ब्लीडिंग टाइम, PTT, PT सारा कुछ इंक्रीज होगा। लेकिन वो कह रहा है कि पेशेंट को ADAMTS13 की डेफिशिएंसी है, या पेशेंट को HU, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम का पेशेंट हमेशा GIT आपके पास एबनॉर्मेलिटी के बाद, अगर कोई बेबी है ना तो बेबी की पहले आपके पास उसकी एबनॉर्मेलिटी होगी कि उसकी GIT डिस्टर्बेंस है, मतलब कि पेशेंट जो है वो आपके पास किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, एब्डोमिनल पेन, GIT डिस्टर्बेंस। ठीक है, डायरिया, ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा, तो ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री, GIT डिस्टर्बेंस, वॉमिटिंग वगैरह, और आपके पास आ गया हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में मोस्ट कॉमनली प्लेटलेट इन्वॉल्व है, तो प्लेटलेट इन्वॉल्व है तो आपके पास ब्लीडिंग टाइम बिल्कुल इंक्रीज होगा, और आपके पास प्लेटलेट काउंट बिल्कुल डिक्रीज होगा। क्या PT पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। PTT पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं हो रही। इसी तरह से अगर ADAMTS13 की बात कर रहा है और आगे आपके पास थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, तो इसमें भी आपके पास ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ेगा और प्लेटलेट काउंट आपके पास कम होगा। PT और PTT पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है। फर्दर दोबारा से इसको मैंने कैसे याद करवाया? फाटन से याद करना है, और फाटन का सिर्फ 8 निकालो तो वो HUS है। 8 से क्या बनता है आपके पास? अनीमिया, रीनल फेलियर और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, के प्लेटलेट काउंट का नाम में भी बता रहा है। और अगर साथ फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आ रहे हैं तो वो आपके पास कंडीशन होगी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 2-3 डिजीज हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी वैसे, जिस दिन हमने थ्रोम्बोजेनेसिस पढ़ा था। तो अगर ये प्लेटलेट है, अगर प्लेटलेट के ऊपर ये एक स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन GP1B। ठीक है, और इसके अलावा फर्दर और भी प्रोटीन होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम कहते हैं GP2B3। ठीक है, तो अगर किसी बंदे की बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ये होगा बर्नौड सोडियर सिंड्रोम। ठीक है, अगर किसी बंदे की बॉडी में GP2B3 की डेफिशिएंसी है तो ये आपके पास होगा ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया। ठीक है, तो ये दोनों डिजीज का हमें पता चल गया, ये दोनों इनहेरिटेड होती हैं। फर्क के पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बताने की जरूरत नहीं है कि प्लेटलेट में मसला आ रहा है तो ब्लीडिंग टाइम दोनों में इंक्रीज होगा। ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और प्लेटलेट काउंट जो होगा वो आपके पास मोस्ट कॉमनली, ये जो डिजीज होती है ना बर्नौड सोडियर, इसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्लेटलेट काउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन आपके पास ब्लड
टाइम से वो इन्वॉल्व करेंगे इसमें। पीटीटी पीटी बेशक पूछता जाए, ये सिनेरियो दे दिया कि इसकी आपके पास डेफिशिएंसी है तो उसको बताए पीटीटी पीटी बढ़ेगा, ऐसे घुमा रहा है आपको, सिर्फ ब्लीडिंग टाइम जो होगा वो बढ़ेगा, पीटी पीटीटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अगर इसी ये जो जीपी2 भी है, एक तो इसकी इनहेरिटेड डेफिशिएंसी है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज आईटीपी। आईटीपी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें क्या होता है कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज इसके खिलाफ क्यों बनती हैं? अगर किसी पेशेंट को एसएलई है, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, या किसी बंदे को वायरल कोई इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि एचआईवी, या आपके पास एचसीवी हेपेटाइटिस वायरस है, या कोई ल्यूकीमिया है, ठीक है, सीएलएल, ठीक है, तो अगर ऐसी हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के बाद आपके पास वो जो पेशेंट आप कह रहे हैं को पेशेंट को एचआईवी या एच हुआ है, या आपके पास कोई उन्होंने देखा कि उस बंदे की बॉडी टाइम बढ़ता है, वो इस तरह आप तो ब्लीड नहीं बचता है कि वो ये भी कहेगा कि सीरोलॉजिकल जब हमने टेस्ट देखा तो उस बॉडी में एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं, तो जीपी2 भी जो होगा वो मेनली आपके पास इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड इम्यूनो सुप्रेशन आपके पास, जाहिर बात है हम इम्यूनिटी कम करेंगे उस बंदे की बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, जब ग्लूकोकोर्टिकॉइड देंगे, मेनली इंटरल्यूकिन 2 को इनहिबिट कर देते हैं, हमने पढ़ा था कोर्टिसोल, तो इस तरह ट्रीट करेंगे। फर्दर आपके पास आईवीआईजी ये हम देते हैं, ये आपको बताना था कि आईवीआईजी पता क्या करती है। आईवीआईजी आपके पास ये जो अब इसके ऊपर एंटीबॉडी लग गई, दोबारा से बताता हूं, ये आपके पास प्लेटलेट है, ये इसके ऊपर पड़ी हुई थी आईवीआई सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, ठीक है, और इसको पता किसने आके पकड़ लिया? इसको आके पकड़ लिया एंटीबॉडी ने, एंटीबॉडी आई और एंटीबॉडी ने कहा भाई आ जाओ भाई, एंटीबॉडी ने इसके ऊपर आके इसको कैप्चर कर लिया। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये सॉरी अब ये आपके पास पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और ये किस तरह से घूम रहा है? ये इस तरह से घूम रहा है, ये आपके पास एंटीबॉडी है और ये प्लेटलेट को पकड़ा हुआ है। अब ये पता क्या करती है? ये जाती है मैक्रोफेजिस के पास, ये मैक्रोफेजिस है ना जो, ये मैक्रोफेजिस हैं, और मैक्रोफेजिस को कहती है भी आ जाओ आपके लिए फूड लेके आई हूँ। और मैक्रोफेजिस के लिए इसके रिस्पॉन्स के लिए, इस एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पे होते हैं एफसी रिसेप्टर, ठीक है। तो अगर एफसी रिसेप्टर है, हमने बाहर से पता क्या दिया? आईवीआईजी दे दी। आईवीआईजी पता क्या करेगी? इसको जाके क्या करेगी? बंद कर देगी, इसके ऊपर जाके लग जाएगी, ठीक है। जब इसके ऊपर आके लग जाएगी तो जिधर इसने आके लगना था तो नहीं होगी, तो इसकी वजह से आपके पास जो बार बार हो रही थी डिस्ट्रक्शन हो रही थी प्लेटलेट की, वो नहीं होगी, और ये जो मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं वो आपके पास स्प्लीन में पड़े होते हैं। आखिरी बात रह गई है कि यूरिमिक प्लेटलेट डिस्फंक्शन। तो यूरिमिक प्लेटलेट डिस्फंक्शन ये होगा कि अगर किसी बंदे की बॉडी में रीनल फेलियर है, मतलब कि किडनी उसकी खराब है, तो किडनी खराब होने की वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है जी, ब्लड BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा, यू का मतलब है यूरीमिया। तो जब यूरिया बढ़ जाता है बॉडी में तो यूरिमिक टॉक्सिन्स होते हैं जो कि बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, और ये यूरिमिक टॉक्सिन पता क्या करते हैं कि ये अगर प्लेटलेट हैं तो प्लेटलेट को आपस में एग्रीगेट नहीं होने देंगे। यूरिमिक टॉक्सिन का ये मतलब होगा कि ये क्या करेंगे? ये रेजिस्ट करेंगे, ये प्लेटलेट पड़ी है, ये प्लेटलेट पड़ी है, और दरमियान में ये यूरिमिक टॉक्सिन आ गया है, ठीक है, ये आके क्या करेगा? इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देगा। अब किस तरह ये बात पता चली? अगर इस बंदे की प्लेटलेट जो थी, अगर कोई बंदा यूरिमिक सिंड्रोम के साथ था ना, उसकी किडनी फेल थी, इसी बंदे की जो प्लेटलेट थी अगर बॉडी से बाहर निकाल के हमने उसको एग्रीगेट करवाया तो प्रॉपर एग्रीगेट हो रही हैं, लेकिन जब तक इस बंदे की बॉडी के अंदर रहेंगी तो वो एग्रीगेट नहीं होगी, क्योंकि यूरेमिक आपके पास जो टॉक्सिन्स हैं वो इसको एग्रीगेट नहीं होने देंगे। ठीक हो गया? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अल्हम्दुलिल्लाह।